पहला पॉइंट है हम लोग का स्टूडेंट्स वैदिक संस्कृति। ठीक है, वैदिक संस्कृति का विकास आर्यों द्वारा किया गया। वैदिक संस्कृति का जो विकास है वो आर्यों द्वारा किया गया। आर्यों के मूल स्थान को लेकर कई मत है, पर सामान्यतः माना जाता है कि लगभग 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी यहाँ पे 15वीं शताब्दी का मतलब है 1500 ईसा पूर्व, यानी कि आप लोगों को तो पता होगा एक शताब्दी में 100 साल होता है। यहाँ 15वीं शताब्दी लिखा हुआ है, डेट मीन्स होगा कि 1500 ईसा पूर्व में ईरान और मध्य एशिया में भारत आए। जो आर्य भारत में बस गए उन्हें भारतीय आर्य कहा जाता है। कुछ आर्य समूह भारत न आकर यूनान, रोम, जर्मनी, फ्रांस और रूस यूरोपीय क्षेत्र में चले गए। भारतीय आर्य और यूरोप जाने वाले आर्यों के बीच भाषा, संस्कृति और जीवन शैली में अंतर विकसित हो गया। तो जो आर्य जो है उन लोगों का कई मत कहा गया, लेकिन एक मत के अनुसार जो आर्य है वो 15वीं शताब्दी में भारत आए थे, यानी ईरान से मध्य एशिया की ओर आए थे। ठीक है, उसके बाद जो आर्य भारत आए थे उन्हें भारतीय आर्य कहा गया था। और जो आर्य थे वो समूह में आते थे, यानी कुछ जो आर्य थे वो भारत आए थे और कुछ आर्य समूह बना करके यूनान साइड चले गए थे। डेट मीन्स की जैसे कि रूस, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, इटली, ठीक है, ये सब सारे जगहों पे। और यहाँ के जो आर्य थे यानी भारतीय आर्य और यूनानी आर्य, ये दोनों के बीच काफी अंतर विकसित हो गया। जैसे कि उन लोगों का बोलचाल यानी भाषा में अंतर, फिर धार्मिक रीति रिवाजों में अंतर, उसके बाद उन लोगों की जीवन शैली और यहाँ के आर्यों की जीवन शैली में काफी अंतर हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हम लोग का प्रारंभिक आर्य बस्तियां, यानी सबसे पहले आर्यों की बस्तियां कहाँ पे बनाई गई। आर्य पहले लंबे समय तक सप्त सिंधु क्षेत्र में रहे, इसे ब्रह्मावर्त कहा। इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई। बाद में आर्य पूर्व दिशा की ओर बढ़े और अलग अलग क्षेत्रों में बस गए। धीरे धीरे वे पूरे उत्तर भारत में फैल गए। उनकी बस्तियां हिमालय से विंध्याचल तक फैल गई, उसे आर्यव्रत कहा। तो आर्य जो है वो सबसे पहले लंबे समय तक सब सिंधु में रहे। ठीक है, वहीं पे वो उन लोगों ने ऋग्वेद की भी रचना की और धीरे धीरे वो लोग पूर्व दिशा की ओर बढ़ते चले गए और फिर धीरे धीरे वो पूरे उत्तर भारत में बसने लगे। ठीक है, उत्तर भारत में बसने लगे, यानी कि हिमालय से लेके विंध्याचल तक वो काफी अच्छी तरीके से फैल चुके थे जो आर्य थे वो लोग। ठीक है, उसके बाद फिर जब वो उन लोग वहां पे यानी हिमालय से विंध्याचल तक फैल गए तो उत्तर भारत में पूरा फैलने के कारण उस पूरा इलाके को आर्यव्रत कहा जाने लगा, यानी आर्यों की भूमि कहा जाने लगा। ठीक है, आर्यों का साहित्य, आर्यों की जानकारी का प्रमुख स्रोत वेद है, इसलिए इसे वैदिक युग कहा गया। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों से हमें आर्यों की धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाज और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। ठीक है, सबसे प्राचीन ऋग्वेद लगभग 3500 वर्ष पुराना है। इसमें 1000 प्लस का मतलब यहाँ पे है 1000 से अधिक सूत्र है। संवाद संस्कृत में हुई। उत्तर वैदिक काल में उपनिषद और 2 महाकाव्य जैसे कि रामायण व महाभारत की रचना हुई। ठीक है, तो जो आर्य है उनकी जानकारी हमें वेदों से ही प्राप्त होती है, यानी आर्यों की सारे चीजों के बारे में वेदों से प्राप्त होती है। और उस टाइम पे सबसे पहले उन्होंने वेद की ही रचना की थी। ठीक है, और वेद का सही अर्थ होता है ज्ञान। हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से 4 वेद है। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और लास्ट अथर्ववेद। ठीक है, वेदों की जो रचना है वो 3500 ईसा पूर्व ही हो चुकी थी। 3500 ईसा वर्ष पुराना है। ठीक है, यानी जो हम लोग का वेद है वो 3500 वर्ष पुराना है। और इसकी जो रचना है वो संस्कृत भाषा में की गई थी। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में 2 महाकाव्यों की और उपनिषद की भी रचना की गई थी। 2 महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। पुरातात्विक ने गंगा घाटी में अंतर्जीवन खेरा आदि स्थानों की खुदाई से युद्धों की जानकारी मिलती है। तो जब महाभारत में जब युद्ध हुआ था तो पुरातात्विक यानी जो इतिहासकार हैं उन्होंने गंगा नदी घाटी में
अंतरजीव खेरा आदि स्थानों पर खुदाई से युद्धों की जानकारी मिलती है। यानी कि वहां पे अंतरजीवी जीव खेरा में उन्होंने युद्धों की काफी जानकारी प्राप्त की, पुरातात्विक यानी इतिहासकारों ने। ठीक है। संस्कृत भाषा हिंद यूरोपीय भाषा परिवार में संबंधित है। भारतीय भाषाएं जैसे संस्कृत, हिंदी, सिंधी, कश्मीरी आदि यूरोपीय भाषाएं जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, अंग्रेजी आदि तथा दक्षिण भारतीय भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये लोग द्रविड़ भाषा में परिवार थे। ठीक है। तो उस टाइम पे कई भाषाओं का भी अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा बोला गया था, मतलब अलग अलग भाषा का उपयोग किया जाने लगा। जैसे भारतीय भाषाएं में संस्कृत, हिंदी, सिंधी, कश्मीरी, ये सारा कुछ। यूरोपीय भाषा में फ्रेंच, जर्मनी, इटालियन, ठीक है, ये सब सारा कुछ। और लास्ट फिर दक्षिण भारतीय भाषाएं यानी हम लोग साउथ तरफ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब सारा कुछ। ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आर्यों का धर्म। ठीक है। आर्यों का धर्म, इसमें जानेंगे कि आर्यों का जो धर्म था वो किस प्रकार था और कैसा था। ठीक है। वैदिक संस्कृति में आर्यों का धर्म सरल और प्राकृतिक आधारित था। लोग प्रकृति की शक्तियों जैसे सूर्य, वायु, वर्षा की पूजा करते थे। यानी जो वैदिक संस्कृति में जो आर्य थे उनका जो धर्म था वो काफी सरल था, यानी साधारण था और प्रकृति को आधारित था। यानी कि वो लोग जो थे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इन सभी चीजों की पूजा करते थे। ठीक है। सूर्य प्रकाश के देवता, इंद्र वर्षा, तूफान और जल के देवता, वायु पवन के देवता, पृथ्वी धरती की देवी तथा अग्नि के देवता अग्निदेव थे। ठीक है। यज्ञ और बलि देकर देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। अर्पण के तौर पे घी, दूध, अन्न, सोमरस, ये सभी चीजें दी जाती थी। यानी जो प्रकाश के जो देवता थे उन्हें सूर्य कहा जाता था, अग्नि के देवता अग्निदेव को कहा जाता था, फिर हवा को पवन के देवता कहा जाता था, फिर पृथ्वी को धरती की देवी माना जाता था। ठीक है। इन सभी उस टाइम पे इन लोगों का जो धर्म था इस प्रकार था। और फिर ये जो आर्य लोग थे वो यज्ञ और बलि दे करके, यानी यज्ञ करके यानी हवन वगैरह करके और बलि दे करके यानी जानवरों को बलि दे करके अपने देवताओं को प्रसन्न किया करते थे। समाज में पुरोहित बहुत शक्तिशाली हो गए। नए प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव बने। राम और कृष्ण इष्ट देवता बने। कर्म और मोक्ष के सिद्धांतों पर जोर दिया। यानी कि वैदिक संस्कृति में जो था वो पुरोहित जो थे वो काफी ऊंचे माने जाते थे। ठीक है। पुरोहित मतलब जो ब्राह्मण वगैरह रहते थे। और नए प्रमुख देवता जो थे वो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन तीनों को नए प्रमुख देवता के तौर पे माना गया। ठीक है। और इसमें आर्य के टाइम पे यानी जब आर्य आए थे यहाँ पे तो वो लोग कर्म और मोक्ष के सिद्धांतों पर विश्वास रखते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का राजनीतिक व्यवस्था यानी राजा और पदाधिकारी। राजनीतिक व्यवस्था यानी किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो राजनीति होती है उसे राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। यानी उस टाइम तो लोकतांत्रिक सरकार वगैरह कुछ था नहीं, तो उस टाइम पे राजा ही शासन करता था। तो आर्य समाज में सबसे शक्तिशाली नायक राजा था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गए। राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र राजा बनता था। उसके पास व्यापक अधिकार होते थे। राजा को कई अधिकारी मदद करते थे, जैसे कि पुरोहित यानी जो धार्मिक कार्य व सलाहकार थे, और सेनानी यानी सेना का प्रमुख, और ग्रामीणी यानी गांव का प्रशासक। आर्य समाज में जितनी भी जो भी शक्तियां थी वो सारे के सारे राजा के पास थी। और उस टाइम पे राजा वंशानुगत तौर पे बनाया जाता था। यानी कि अगर राजा मर गया है या फिर कुछ हो गया है, मतलब बीमार वगैरह या फिर कुछ भी है, यानी राजा उस गति पर अगर शासन नहीं कर सकता है
तो उसका बेटा, बड़ा बेटा, अगर 2-4 बेटा है तो बड़ा बेटा, नहीं तो एक बेटा है तो सिर्फ वही गद्दी पे बैठेगा और पूरा शासन व्यवस्था को चलाएगा। ठीक है। और उसके पास जो राजा बनते थे उनके पास व्यापक अधिकार होते थे, यानी पूरा राज्य का अधिकार सिर्फ एक राजा के हाथ में होता था आर्य के टाइम पे। ठीक है। और जो राजा थे उनका जो कार्यों को बहुत लोग संभालते थे, यानी वो बस ऑर्डर देते थे और बाकी लोग कार्य मतलब वो वर्क को करते थे। यानी कि जैसे पुरोहित जो सलाहकार थे, ठीक है, सेनानी यानी जो सेना का अध्यक्ष था, फिर ग्रामीणी यानी गांव के प्रधान, ये सभी लोगों को वो बस आदेश देते थे और सारे लोग अपने जो जो बोला जाता था वो किया करते थे। ग्रामीणी की महत्वपूर्ण भूमिका थी कि गांव का प्रशासन संभालना था और जरूरत पड़ने पर योद्धाओं को का दल तैयार रखता था। मुख्य संस्थाएं होती थी जैसे कि समिति जो गांव नगर के प्रमुख लोगों की बड़ी सभा, तथा सभा जो छोटी संस्था जिसमें प्रतिष्ठित और विद्वान लोग होते थे। उत्तर वैदिक काल में मुख्य परिवर्तन था कि छोटे छोटे कबीलों की जगह बड़े राज्य बने तथा पदाधिकारियों की संख्या बढ़ी। यानी जो ग्रामीणी था उसका महत्वपूर्ण कर्तव्य यह था कि वो गांव के प्रशासन को अच्छी तरीके से संभाले और अगर युद्ध के टाइम पे अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वो दल या फिर सारी चीजों का तैयारी करके देता था ग्रामीणी लोग। ठीक है। यानी जो गांव के प्रधान होते थे। मुख्य संस्थाएं उस टाइम पे होती थी जैसे समिति और सभा। समिति वो होती थी जिसमें गांव नगर के प्रमुख लोगों की बड़ी सभा होती थी, और जो सभा था वो लोग छोटी संख्या में होती थी जिससे प्रतिष्ठित और विद्वान लोग होते थे। उत्तर वैदिक काल में मुख्य परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में एक मुख्य परिवर्तन भी आया था कि जो छोटे छोटे कबीलों हैं उनके जगह पे बड़े राज्य बने तथा पदाधिकारियों की संख्या भी बढ़ी थी उस टाइम पे। ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग का आर्यों का सामाजिक जीवन, यानी उस टाइम पे आर्य जो थे उन लोगों का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। ठीक है। यानी कि उन लोग का उस टाइम पे समाज की स्थिति, उस टाइम पे वो लोग कैसे जीते थे सामाजिक रूप से, इस बारे में जानेंगे। ठीक है। पहला है परिवार। संयुक्त परिवार प्रचलित थे। सबसे बड़ा पुरुष सदस्य मुखिया होता था। महिलाओं को सम्मान दिया जाता था। महिलाएं धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेती थी। शिक्षा भी दी जाती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं थी। उस टाइम पे संयुक्त परिवार हुआ करता था आर्यों के टाइम पे। ठीक है। और उस टाइम पे जो आर्य परिवार में जो सबसे बड़ा पुरुष यानी सबसे वृद्ध व्यक्ति जो होता था वो पूरा परिवार का मुखिया होता था, यानी वो गार्जियन होता था। ठीक है। और उस टाइम पे जो महिलाएं थे उन लोगों को काफी सम्मान दिया जाता था। मतलब उस टाइम पे जो महिलाएं लोग थे उन्हें बहुत ज्यादा अधिक सम्मान दिया जाता था। ठीक है। और उस टाइम पे कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह कुछ भी होता था तो उस टाइम पे महिलाओं लोग को भी उसमें भाग दिया जाता था। ठीक है। यानी महिलाओं के साथ ही पुरुष बैठते थे और धार्मिक अनुष्ठान यानी धार्मिक धर्म से रिलेटेड कुछ भी वर्क होता था तो महिलाएं साथ में करती थी। और उस टाइम पे बाल विवाह और क्या बोलते पर्दा का प्रथा, यानी बाल विवाह जैसे छोटा में ही शादी हो जाना, इस टाइप का प्रथा नहीं था। और पर्दा प्रथा नहीं था, यानी जो महिलाएं लोग रहती थी उन लोगों को घूंघट डाल के नहीं रहना पड़ता था। ठीक है। ग्राम आर्य शुरू में जनजातीय थे, बाद में गांवों में बस गए। गांव का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। मुख्य व्यवसाय कृषि थी। सिंचाई के लिए नदियां और नहरें थी जिसमें मुख्य फसलें गेहूं, चावल, जौ, साथ ही कपास, फल आदि सब्जियां उगाई जाती थी। ठीक है। आर्य समाज जो था उस टाइम पे वो जनजातीय समूह में बट गया था। ठीक है। यानी कि अलग अलग जाति में उस टाइम पे था। तो उस टाइम के जो लोग थे यानी आर्य जो थे वो पूरा तरीके से कृषि पे डिपेंड थे, यानी उन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि में उन लोग मुख्य फसलें उगाते थे जैसे जौ, गेहूं, चावल, ठीक है, सब्जियां, ये सारी चीजें।
अन्य व्यवसाय बुनाई, बढ़ईगिरी, बर्तन बनाना, औजार और आभूषण निर्माण। बर्तन साधारण होते थे। गाय, बैल, घोड़े, भेड़, बकरी के को पालते थे। ठीक है। परिवहन के लिए घोड़े और बैल का उपयोग किया जाता था। तो उस टाइम पे जो आर्य थे वो बढ़ई, ठीक है, बढ़ईगिरी, फिर बुनाई, बर्तन बनाना, औजार, आभूषण, सारी चीजों का निर्माण करते थे। तो उस टाइम के जो बर्तन थे वो काफी साधारण होते थे। गाय, बैल, घोड़े, बकरी, ये सब सारा कुछ जो है वो लोग वो पालते थे, यानी कि पालतू बना करके जानवरों को रखते थे, जैसे गाय, भेड़, बकरी, ठीक है, ये सारे जानवरों को। और परिवहन के लिए जो है, यानी कहीं आने जाने के लिए घोड़े और गधे का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, बैल, घोड़े, गधे, ये 3 चीजों का। ठीक है। चौथा है आहार और वस्त्र। भोजन के रूप में चावल, गेहूं, जौ, फल, सब्जियां, दूध, घी का उपयोग करते थे। सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। पुरुष धोती और पगड़ी तथा महिलाएं साड़ी पहनती थी। लोगों का आभूषण सोना, चांदी आदि पसंद थे। उस टाइम का आहार और वस्त्र जो था, उस टाइम का आहार यानी जो भोजन था वो काफी सारे होते थे, जैसे चावल, दही, दूध, घी, मक्खन, ठीक है, सब्जियां, फिर ये सब सारा कुछ। ठीक है। उस टाइम के आर्य ये सारे चीजों का सेवन करते थे। और तो और वो उस टाइम के जो आर्य लोग थे वो सूती और ऊनी कपड़ों के बने हुए कपड़े पहनते थे, यानी सूती और ऊन का जो बना हुआ कपड़ा था वो लोगों को पहनते थे उस टाइम के लोग। ठीक है, यानी आर्य लोग। और जो पुरुष थे उस टाइम पे वो धोती और पगड़ी पहनते थे। ठीक है। और जो महिलाएं थी वो साड़ी पहनती थी। और उस टाइम के आर्य लोग जो थे उन लोगों को आभूषण पहनने का भी काफी शौक था, जैसे सोना चांदी से बने हुए जो आभूषण यानी ज्वेलरी वगैरह जो रहता है वो सब। ठीक है। 5वां है हम लोग का मनोरंजन। उस समय लोग रथ दौड़, घुड़दौड़, चौपर खेलना, नृत्य और संगीत तथा वाद्य यंत्र में वीणा, बांसुरी का उपयोग करते थे। तो उस समय जो आर्य लोग थे वो घुड़दौड़ यानी कि जो हॉर्स राइडिंग होता है, ठीक है, वो, फिर चौपर खेलना यानी उस टाइम पे जिसको जुआ वगैरह कुछ बोलते हैं ना, वो खेलते थे, चौपर खेलना, फिर रथ यात्रा, ठीक है, ये सब सारी चीजों को उस टाइम पे मनोरंजन किया करते थे। और कुछ कुछ वो लोग वाद्य यंत्र भी बजाते थे, जैसे बांसुरी, वीणा वगैरह, ठीक है, मनोरंजन के लिए। सामाजिक वर्ग। उस समय समाज 4 वर्गों में विभाजित था। ब्राह्मण धार्मिक कार्य, यानी ब्राह्मण जो थे वो धार्मिक कार्य करते थे। क्षत्रिय राजा और सैनिक हुआ करते थे। क्षेत्रीय में कौन आते थे? राजा और सैनिक। वैश्य में आते थे किसान और व्यापारी या शिल्पकार, तथा शूद्र में आते थे सेवाकारी, यानी जिन्हें निम्न वर्ग कहा जाता है। आर्य स्वयं को अनार्यों यानी दास दस्युओं से अलग मानते थे। प्रारंभ में व्यवसाय स्वतंत्र थे, बाद में जाति व्यवस्था कठोर और वंशानुगत हो गई। तो उस टाइम जो सामाजिक वर्ग था आर्यों का वो 4 भागों में बांटा हुआ था। कितने भागों में? 4 भागों में बटा हुआ था। सबसे पहला था ब्राह्मण, यानी जो धार्मिक कार्य से रिलेटेड वर्क करवाते थे। दूसरा होते थे वैश्य, क्षत्रिय, ठीक है, जिसमें राजा और सैनिक शामिल हुआ करते थे, ठीक है। और तीसरा होते थे वैश्य, जिसमें सारे शिल्पकार यानी किसान, ये सारे को जो मतलब वर्क करते थे यानी काम करते थे, जैसे किसान, बढ़ईगिरी, फिर शिल्पकार, ये सारे कुछ, ठीक है। और चौथा होता था हम लोग का शूद्र, जो काफी निम्न जाति के माने जाते थे, ठीक है। उन्हें सेवा के लिए उपयोग में किया जाता था। उन व्यक्तियों, वो जो व्यक्ति थे वे सेवा कार्य से रिलेटेड वर्क करते थे। उस टाइम पे जो व्यवसाय था वो स्वतंत्र थे, यानी पूरा आजादी था उस टाइम पे, कुछ भी आप काम कर सकते थे। बाद में जाति व्यवस्था काफी कठोर हो गई, यानी कि धीरे धीरे जब टाइम बीतते गया तो जाति व्यवस्था कई भागों में बढ़ गई। जैसे अभी आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि कोई ये जाति का है, कोई वो जाति का है, ठीक है। तो उस टाइम वो ये जो जाति प्रथा है बहुत पहले ही से स्टार्ट हो गया था, अभी तक चल रहा है, ठीक है। अभी वर्तमान में भी जाति व्यवस्था चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का स्टूडेंट्स ताम्रपाषाण युग, यानी कि आप लोग को नाम से ही पता चल रहा होगा ताम्रपाषाण युग, यानी इस टाइम पे
तांबा का कुछ आविष्कार वगैरह कुछ हुआ है, यानी खोज हुआ है। यह काल लगभग 3500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक चला। इस युग में मनुष्य ने पत्थर के साथ तांबे का उपयोग करना शुरू किया, इसलिए इसे ताम्रपाषाण युग कहा गया। यह काल जो है वो 3500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक चला, ताम्रपाषाण युग, ठीक है। और इस काल में आप लोगों को तो पता होगा कि पहले से ही मनुष्य जो थे वो पाषाण का यानी पत्थरों का, औजारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस युग में फिर उन्होंने तांबे का भी इस्तेमाल करने लगा, यानी तांबा का कई सारे औजारों के रूप में इस्तेमाल किया, इसलिए इसे ताम्रपाषाण युग कहा गया। मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा था। धीरे धीरे पत्थरों का उपयोग कम हुआ। राजस्थान, बिहार, गंगा यमुना क्षेत्र, भरतपुर, अन्य स्थानों में तांबे का औजार मिले। अन्य धातुओं की खोज हुई, जैसे टीन और जिंक। तांबा प्लस टीन इक्वल टू कांसा, यानी कि तांबा और टीन को मिला करके कांसे का आविष्कार हुआ, ठीक है। कांसे के औजार अधिक मजबूत थे, इसलिए इसे कांस्य युग भी कहा गया। कुछ विद्वानों के अनुसार ताम्रपाषाण युग और हड़प्पा का विकास साथ हुआ, परंतु हड़प्पा संस्कृति अधिक उन्नत थी। हड़प्पा संस्कृति नगरीय थी, परंतु ताम्रपाषाण संस्कृति ग्रामीण थी। तो सबसे पहले जो मनुष्य थे वो सबसे पहले तांबे धातु का खोज किए, ठीक है। सबसे पहला धातु तांबा का खोज किए। तो बहुत सारे राज्य जैसे राजस्थान, बिहार, गंगा यमुना क्षेत्र, भरतपुर, इस सभी अन्य इलाकों में तांबा का कई अवशेष पाए गए हैं, ठीक है। और तो और इस टाइम पे जो अन्य धातुओं के भी, मतलब ताम्रपाषाण युग में ही कई धातुओं, तांबे के अलावा और भी धातुओं का खोज किया गया, जैसे कि जिंक, टीन, ठीक है, इन सभी धातुओं का। और जो तांबा है और टीन, इन दोनों का मिश्रण से कांसे का खोज किया गया, यानी तांबा जो है और टीन, इन दोनों का मिश्रण से कांसे का निर्माण किया गया। और फिर कांसे का निर्माण करने के बाद कांसे से काफी सारे औजार बनाए गए, और जो कांसे के औजार थे वो तांबे और पत्थरों के औजार से काफी ज्यादा मजबूत थे, ठीक है। तो इस टाइम पे कांसे का भी इस्तेमाल किया गया, यानी कांसे का औजारों का इस्तेमाल किया गया, इसलिए ताम्रपाषाण युग को कांस्य युग भी कहा जाने लगा। तो जो कुछ विद्वान जो थे वो, उनके अनुसार जो हड़प्पा संस्कृति है, यानी कि हड़प्पा संस्कृति में काफी चीजों को खोज की गई, और जो ताम्रपाषाण युग है, ये दोनों का विकास साथ हुआ। परंतु जो हड़प्पा संस्कृति है वो काफी उन्नत थी, और वो नगरीय थी, यानी कि शहरीय थी, ठीक है। और जो ताम्रपाषाण युग है वो ग्रामीण थी, यानी गांव तक ही सीमित थी। और जो हड़प्पा संस्कृति है वो शहरों में भी लागू किया गया था। आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, पिछले चैप्टर में, कि जो हड़प्पा संस्कृति है वो धीरे धीरे शहरों में भी विकसित हो गया था, बट जो ताम्रपाषाण युग है वो बस गांव तक ही सीमित रहा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का इनाम गांव। इनाम गांव में मिट्टी के लगभग 65 मकान मिले हैं। अधिकतर घरों में 1 या 2 कमरे थे। एक अन्न भंडार भी मिला है। गांव का मुखिया किसानों से कर के रूप में अनाज एकत्र करता था। अंडाकार गड्ढे मिले जिनका उपयोग भोजन पकाने में होता था। चारों ओर से छोटे छोटे ढांचे भी पाए गए। इनाम गांव में जो मिट्टी के लगभग 65 मकान मिले। 65 यानी 65 मकान मिले। अधिकतर मकान जो था उसमें 1 या 2 कमरे थे, ठीक है। और एक अन्न भंडार भी मिला, यानी कि जिसमें अनाजों का गोदाम होता था, वो भी मिला है। और जो गांव के जो मुखिया होते थे, यानी जो ग्रामीणी होते थे, ठीक है, वो किसानों से कर के रूप में अनाज को एकत्र करते थे, है ना। यानी कि उस टाइम पे जो था, जो मुखिया थे गांव के, यानी जो ग्रामीणी थे, उस टाइम पे अनाज लेते थे किसानों से कर के रूप में, ठीक है, वसूला जाता था। अंडाकार क्षेत्र भी मिले, यानी कि अंडाकार जो गड्ढे हैं वो भी मिले।
और वो जो अंडाकार गड्ढे जो है उनका उपयोग भोजन को पकाने में किया जाता था। ठीक है, यानी कि भोजन को उस अंडाकार गड्ढे में रख दिया जाता था, फिर उन्हें अच्छे से तरीका से पकाया जाता था, ऊपर से लकड़ी वगैरह जला करके। ठीक है, तो चारों ओर से छोटे छोटे ढांचे भी मिले हैं, पाए गए हैं, यानी छोटे छोटे ढांचे, यानी कि छोटे छोटे कई प्रकार की मूर्तियां या फिर ढांचे वगैरह कुछ कुछ पाए गए हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का स्टूडेंट्स ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग यानी नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इस टाइम पे तांबे से रिलेटेड कुछ वर्क हुआ होगा, यानी तांबे का खोज किया गया होगा। ठीक है, यह काल लगभग 3500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक चला। इस युग में मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे का उपयोग करना शुरू किया, इसलिए इसे ताम्रपाषाण युग कहा गया। ताम्रपाषाण युग का जो काल था वो 3500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, और इस काल में, यानी कि इस काल में पहले तो जो मनुष्य थे वो सिर्फ पत्थरों से ही औजार बनाते थे और उन्हीं का उपयोग करते थे, बट ताम्रपाषाण युग में तांबे को औजार का भी प्रयोग मतलब उपयोग करना शुरू कर दिया, इसलिए इसे ताम्रपाषाण युग कहा जाने लगा। मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा था। धीरे धीरे पत्थरों का उपयोग कम हुआ। राजस्थान, बिहार, गंगा यमुना क्षेत्र, भरतपुर, अन्य स्थानों में तांबा के औजार मिले। अन्य धातुओं की खोज हुई, जैसे टीन और जिंक। तांबा प्लस टीन इक्वल टू कांसा, यानी तांबा और टीन को मिश्रित किया गया और फिर कांसा का निर्माण किया गया। कांसे का औजार अधिक मजबूत थे, इसलिए इसे कांस्य युग भी कहा गया। कुछ विद्वानों के अनुसार ताम्रपाषाण युग और हड़प्पा का विकास साथ हुआ, परंतु हड़प्पा संस्कृति अधिक उन्नत थी। हड़प्पा संस्कृति नगरीय यानी शहरीय थी, परंतु ताम्रपाषाण संस्कृति ग्रामीण थी। मनुष्य ने सबसे पहले जो धातु का खोज किया था, वो सबसे पहले जो धातु था वो था तांबा, यानी तांबे का सबसे पहले खोज किया गया था। ठीक है, और फिर तांबे का बहुत सारे अवशेष मिले हैं, जैसे कि बहुत सारे जगहों पे मिले हैं, जैसे कि राजस्थान, बिहार, फिर गंगा यमुना के क्षेत्रों में, फिर भरतपुर के कई इलाकों में मिले हैं। ठीक है, फिर उस टाइम ताम्रपाषाण युग में ही कई अन्य धातुओं का भी खोज किया गया, जैसे कि टीन, जिंक वगैरह का। ठीक है, और उस टाइम पे ही कांसे का भी निर्माण किया गया, यानी कि टीन और तांबा को दोनों को मिश्रित किया गया और कांसे का निर्माण किया गया, और कांसे से फिर कई औजारों का निर्माण किया गया, और वो औजार जो थे वो काफी मजबूत थे। तो इस समय ही यानी ताम्रपाषाण युग में ही कांसे का भी इस्तेमाल किया गया, यानी निर्माण किया गया, इसलिए इसे ताम्रपाषाण युग को कांस्य युग भी कहा जाने लगा। कुछ विद्वानों के अनुसार जो हड़प्पा संस्कृति है, ठीक है, और ताम्रपाषाण युग की जो संस्कृति है, वो दोनों का विकास काफी हुआ, लेकिन जो हड़प्पा संस्कृति है वो काफी ज्यादा उन्नत थी, लेकिन जो हड़प्पा संस्कृति है वो शहरीय यानी नगरीय इलाकों तक विकसित हुई, लेकिन जो ताम्रपाषाण की संस्कृति है वो गांवों तक ही सीमित रही। ठीक है, जो हड़प्पा संस्कृति वो शहरों तक पहुंच चुका था। मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर्स में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि जो हड़प्पा संस्कृति वो धीरे धीरे करके शहरी इलाकों तक विकसित हो गई है। ठीक है, लेकिन जो ताम्रपाषाण युग की जो संस्कृति थी वो गांवों तक ही विकसित थी। इनाम गांव में मिट्टी के लगभग 65 मकान मिले हैं। अधिकतर घरों में 1 या 2 कमरे थे। एक अन्न भंडार भी मिला है। गांव का मुखिया किसान से कर के रूप में अनाज एकत्र करता था। अंडाकार गड्ढे मिले जिनका उपयोग भोजन पकाने में होता था। चारों ओर से छोटे छोटे ढांचे भी पाए गए। इनाम गांव में मिट्टी से बने लगभग 65 मकान मिले। ठीक है, यानी 65 मकान मिले हैं, और उन मकानों में जो कमरे थे कम से कम सारे मकानों में 1 या 2 कमरे थे। ठीक है, और उसमें एक अन्न भंडार भी मिला है इनाम गांव में, यानी कि अनाजों का गोदाम जिसमें अनाज को रखा जाता था। ठीक है, जिस रूम में, उसे अन्न भंडार कहा गया है। और उस टाइम पे जो आर्य के टाइम पे जो मुखिया थे वो किसानों से कर के रूप में अनाज को
एकत्र करते थे, यानी अनाज को लेते थे कर के रूप में, ठीक है। और इनाम गांव में एक अंडाकार गड्ढा भी मिला है, ठीक है। वो जो गड्ढा है उसमें उसका उपयोग जो था वो भोजन को पकाने के लिए किया जाता था, यानी कि उस छोटे से गड्ढे में भोजन को डाल दिया जाता था, फिर लकड़ी वगैरह जला करके फिर उसे अच्छे तरीके से पका लिया जाता था, ठीक है, आग वगैरह दे करके, ठीक है। और इसमें कई तरह के छोटे छोटे ढांचे भी मिले हैं, ठीक है, इनाम गांव में। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का स्टूडेंट्स, औजार और आभूषण, यानी कि आर्य लोग उस टाइम पे किस प्रकार का औजार और आभूषणों को पहनते थे, ठीक है। पत्थर के औजार विभिन्न प्रकार के मिले हैं, लाल रंग के बर्तन प्राप्त हुए, तांबे के औजार और आभूषण भी मिले, मनके के रूप में हाथीदार, पक्की मिट्टी, समुद्री सिपिया, कम कीमती पत्थर, पक्की मिट्टी की महिला और सांड की मूर्तियां मिली, जो लोग इनकी पूजा करते थे। यानी कि उस टाइम पे जो आर्य लोग थे वो पत्थरों से बनी हुई औजारों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। फिर उस टाइम पे लाल रंग के बर्तन का भी वो लोग उपयोग करते थे, वो सब भी मिला है यहाँ पे, ठीक है। और जो आर्य लोग थे वो तांबा का बना हुआ औजार और आभूषण दोनों का ही उपयोग करते थे, ठीक है। और मनके के रूप में वहां पे हाथी दांत, समुद्री सिपिया, ये सारी चीजें मिले हैं, और कई कीमती पत्थर भी मिले हैं। फिर पक्की मिट्टी की एक मूर्ति होती थी, सांड की मूर्ति, जिनकी वो भी मिला है यहाँ पे, जिनकी वो लोग पूजा करते थे, ठीक है, यानी आर्य लोग पूजा करते थे उस मूर्ति की। नेक्स्ट हम लोग का व्यवसाय और भोजन, यानी कि उस टाइम पे आर्य लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था और भोजन क्या था, ठीक है। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, गेहूं, जौ, बाजरा, तिल, विभिन्न फसलें उगाई जाती थी। अनाज और फल के साथ साथ पशुओं का भी मांस भी खाते थे, बकरी, भेड़, काला हिरन, खरगोश की हड्डियां मिली हैं। यानी लोगों का उस टाइम पे मुख्य व्यवसाय कृषि था, ठीक है, जिससे कृषि करके वो लोग बाजरा, गेहूं, जौ, तिल, ये सारा कुछ का सब्जियां, ये सारा कुछ का खेती करते थे, ठीक है। और वो लोग उसका उपयोग करते थे खाने में, और वो लोग सब्जियां मतलब फल वगैरह के साथ साथ वो लोग मांस वगैरह भी खाते थे। इसका प्रतीक वहां पे मिला है, जैसे वहां पे हिरन, काला हिरन, भेड़, बकरी, ये सारा चीजों की हड्डियां प्राप्त हुई वहां पे। तो इससे पता चलता है कि वहां पे जो आर्य लोग थे वो सारा कुछ खाते थे, यानी मांस भी खाते थे। नेक्स्ट हम लोग का शव दफनाने की पद्धति, यानी कि बाद में धीरे धीरे शव को दफनाने की पद्धति भी स्टार्ट हुई, यानी जो लाश वगैरह था उसको दफन किया जाता था। बालिग लोगों के शवों को घर से बाहर दफनाया जाता था और शव के पास भोजन और जल का पात्र रख दिया जाता था। कभी कभी शव को घर के भीतर भी दफनाया जाता था। यानी बालिग लोगों का, यानी जिसका 18 साल से ऊपर हो गया है, वो लोगों को उन लोगों का लाश को घर के बाहर दफनाया जाता था, और उसके साथ साथ उसका कुछ खाने के लिए भोजन और जल पात्र यानी पानी भी रखा जाता था उस शव के पास, और फिर उसे दफन किया जाता था, यानी घर के बाहर। और कभी कभी ऐसा होता था कि लोग घर के अंदर भी शव को दफना दिया करते थे। पतन, ठीक है, इसका पतन किस कारण से हुआ? लोग भोजन की तलाश में, ये सारा कुछ इनाम काव के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो इनाम काव का पतन कैसे हुआ? लोग भोजन की तलाश में दूसरे क्षेत्रों में चले गए वर्षा की कमी के कारण, यानी कि जो लोग थे उस टाइम वर्षा की कमी के कारण दूसरे क्षेत्र में भी चले गए, ठीक है। तो इस तरह से फिर गांव धीरे धीरे वहां से हटता चला गया इनाम गांव, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग कुछ केस स्टडी पे बात करेंगे, यानी कि उस टाइम पे इतिहासकारों ने, यानी कि इतिहासकार ने कुछ कुछ खोज किए, यानी उन्होंने कुछ कुछ पाया, ठीक है। केस स्टडी किया, यानी कि उन्होंने कुछ कुछ खुदाई के टाइम पे इतिहासकारों को कुछ कुछ प्राप्त हुआ, ठीक है। पहला, पश्चिमोत्तर और दक्कन का क्षेत्र लौह युग, यानी कि पश्चिमोत्तर में और दक्कन के क्षेत्र में उन लोगों को कुछ कुछ पाया गया, यानी लौह युग के बारे में कुछ सबूतें मिली। यह काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला, यानी जो लौह युग है, लौह युग से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि लौह युग यानी यहाँ
नाम से पता चल रहा है कि लोहे का ही कुछ उपयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जो लोह युग है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला। इसमें लोहे का औजार और हथियारों का व्यापक उपयोग हुआ। सबसे पहले मध्य पूर्व एशिया माइनर यानी जिसे वर्तमान में तुर्की कहा जाता है में लोहे का उपयोग हुआ। बाद में एशिया, अफ्रीका और यूरोप में भी लोहे का औजार फैल गया। इसमें लोह युग में जो है वो लोहे का औजारों और हथियारों का उपयोग किया जाता था, जो कि ठीक है। और सबसे पहले जो है वो मध्य पूर्व एशिया में, यानी कि जो अभी जिसे वर्तमान में अभी तुर्की कहा जाता है, वहां पे लोहे का उपयोग किया जाता था, यानी कि लोहे के बने औजारों का उपयोग किया जाता था। बाद में यह अफ्रीका वगैरह में भी फैल गया। ठीक है, यानी लोहे का औजार है वो बाद में अफ्रीका, एशिया, यूरोप ये सारे देशों में फैल गया, यानी लोहे का उपयोग हर जगह फैलने लगा धीरे धीरे। ठीक है, महत्व यानी लोहे का उपयोग का महत्व क्या है? लोहा सस्ता और अधिक उपलब्ध था। कारीगरों ने बेहतर औजार बनाना शुरू किया। किसानों ने लोहे का हल का उपयोग किया। व्यापार और परिवहन में उन्नति हुई। आर्य सभ्यता का विस्तार हुआ। यानी कि लोहा जो था ये किस प्रकार महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, यानी कि किस प्रकार यह बहुत अधिक धीरे धीरे महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। ठीक है, तो यह जो है वो काफी सस्ता होता था लोहा, और अधिक मजबूत भी होता था। ठीक है, और जल्दी से उपलब्ध भी हो जाया करता था। तो कारीगरों ने बेहतर औजार बनाना फिर शुरू करने लगा। फिर किसानों ने धीरे धीरे लोहे का उपयोग करना स्टार्ट किया, यानी हल, यानी जो खेती करने के लिए वो लोग लोहे का इस्तेमाल करने लगे। यानी हल के द्वारा, हल जो होता था वो लोहे का होता था, तो खेती करने के लिए किसान जो थे वो हल का उपयोग करने लगे। ठीक है, और फिर व्यापार और परिवहन में भी उन्नति आने लगी। लोहा का जब इस्तेमाल होने लगा, यानी लोहे के कुछ कुछ गाड़ियां वगैरह कुछ कुछ बनने लगी। ठीक है, यानी जो रहता था वो सब सारा कुछ। ठीक है, फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे आर्य सभ्यता का विस्तार हुआ। दूसरा केस स्टडी है हम लोग का, दक्कन और दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति। यानी कि दक्कन और दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति किस प्रकार विकसित हुआ। ठीक है, केस स्टडी में इसके बारे में जानेंगे। महापाषाण का अर्थ है बड़े पत्थर। महापाषाण का अर्थ है बड़े पत्थर। मृतकों को बड़े पत्थरों से बनी कब्रों में दफनाया जाता था। यह मृतकों के प्रति सम्मान दर्शाता था। यह क्षेत्र दक्कन और दक्षिण भारत में, विशेषकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैली हुई है। ठीक है, तो जो मृतक होते थे, यानी जो मरे हुए लोग होते थे, उन्हें एक बड़े से पत्थर में दफनाया जाता था। ठीक है, यह उन लोगों के लिए सम्मान का बात होता था। ठीक है, सम्मान का बात होता था, यानी कि वो उसमें सम्मान को दर्शाया जाता था, यानी मृतकों को ऐसे ही बस छोड़ नहीं दिया जाता था, उन्हें दफनाया जाता था अच्छी तरीके से, यानी बड़े पत्थर में। ठीक है, यह क्षेत्र जो है वो दक्कन और दक्षिण भारत में, विशेषकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह में सभी जगह पे फैला है। ठीक है, लोहे के औजार जैसे हसिया, तीर, भाले, फावड़ा, बर्तन, चावल व अन्य अनाज मानव और पशुओं की हड्डियां कब्रों से प्राप्त हुई। यानी जो कब्र था, ठीक है, जब इतिहासकारों ने जब कब्र में जब देखा तो उन लोगों को वहां पे काफी सारा कुछ मिला, जैसे कि कब्र में लोहे के औजार मिला, जैसे हसिया, तीर, भाला वगैरह, फिर फावड़ा जिसे कुदाल बोला जाता है, ठीक है, वो भी मिला, बर्तन मिला, फिर चावल मिला। ठीक है, और उस टाइम पे जो मांस वगैरह जो खाते थे उन लोगों का हड्डियां भी कब्र से प्राप्त हुआ, क्योंकि उस टाइम पे जो जब शव को दफनाया जाता था तो लोग उस टाइम पे शव के साथ साथ पानी के साथ साथ भोजन भी रखा करते थे। तो भोजन के रूप में जो उन लोगों को मिलता था वो जैसे चावल रख देते थे या मांस का कोई टुकड़ा रख देते थे। तो इसलिए जब जहां पे दफनाया गया, जब वहां से इतिहासकारों को जब खुदाया गया, खुदाई के टाइम पे वहां पे उन लोगों को काफी सारा हड्डियां वगैरह भी, चावल वगैरह मिला। ठीक है, मुख्य पेशा कृषि थी, साथ मिलकर शिकार करते थे, चावल इनका मुख्य भोजन था। फिर इतिहासकारों को पता चला कि लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। ठीक है, वो साथ मिलकर शिकार वगैरह करते थे और उनका जो मुख्य भोजन था वो चावल था। कुछ कब्रों में घोड़े की हड्डियां और
सामान मिले, इससे उनके धन और व्यापार का पता चलता है। राख व जली हड्डियां से धार्मिक संस्कारों के संकेत मिलते हैं। यानी कि कुछ कब्रों में जो है उस टाइम पे, ठीक है, कुछ कब्रों में हड्डियां मिली है और उनके कुछ कुछ सामान मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस टाइम पे जो मतलब आदि मानव लोग जो थे, यानी जो लोग थे उस टाइम पे व्यापार, उससे उन लोग का धन और व्यापार के बारे में पता चलता है। यानी कि जो सामान मिला, हड्डी वगैरह जो मिला है, उससे पता चलता है कि उसमें जो सामान वगैरह जो मिला है उससे पता चलता है कि वो लोग थोड़ा बहुत धन भी रखते थे और व्यापार भी करते थे, क्योंकि व्यापार करते थे तभी ना धन उन लोग के पास था। और राख से जली हड्डियां भी मिली, तो इससे उन लोगों का धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है। यानी कि उस टाइम पे धीरे धीरे फिर धार्मिक मान्यताओं को मतलब धीरे धीरे होने लगा, ठीक है, धार्मिक मान्यताओं को लोग मानने लगे। यानी कि जब पहले तो जब लोग मरते थे तो फिर उन्हें दफनाया नहीं जाता था, बट बाद में जब मरने लगे तो उनके साथ साथ उन लोग के साथ साथ जल और भोजन भी दफन कर दिया जाता था, क्योंकि उन लोग धीरे धीरे मानने लगे कि ये हमारा धार्मिक संस्कृति है, ठीक है, ऐसे ही नहीं दफनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो लास्ट में मैं आप लोगों को पाठ का सार, यानी कि इस पूरे एक्सरसाइज में, यानी पूरा पाठ में मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाई हूँ इसके बारे में बताती हूँ। ठीक है, आर्यों ने वैदिक संस्कृति का विकास किया। 1500 ईसा पूर्व के आसपास ईरान और मध्य एशिया में आर्य आए थे। यानी कि आर्यों ने वैदिक संस्कृति का विकास किया था, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व में वो भारत आए थे, ठीक है, यानी मध्य एशिया से ईरान और मध्य एशिया में आर्य आए थे, ठीक है, यानी भारत में जो आर्य हैं वो ईरान और मध्य एशिया से भारत आए थे, ठीक है। प्रारंभिक आर्य बस्तियां आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे। जब भारत में आर्य बहुत अधिक संख्या में आ गए थे तो उन्होंने हिमालय पर्वत से विंध्याचल तक सारे उत्तरी भारत पर कब्जा कर लिया। आर्य जो थे वो सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में रहे थे, ठीक है, फिर वो उनका जो फैलाव वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा फैलाव होने लगा, वो धीरे धीरे यूरोप क्षेत्रों में भी रहने लगे, ठीक है, और जो आर्य थे वो उत्तर भारत की ओर रहते थे, यानी कि हिमालय से लेकर विंध्याचल तक, ठीक है, वो काफी फैले हुए थे और उत्तरी भारत पर वो कब्जा कर लिए थे, ठीक है, यानी वो पूरे अच्छे से उत्तरी भारत पे फैल चुके थे आर्य। आर्यों का साहित्य, यानी आर्यों का उस टाइम पे धार्मिक क्या था, उस टाइम पे 4 वेद, उपनिषद और 2 महाकाव्य थे, ठीक है। 4 वेद कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उपनिषद 108 है ना, और 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत। आर्यों का धर्म, उस टाइम पे आर्यों का धर्म किस प्रकार का था? शुरू में आर्य प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे, जैसे कि सूर्य, इंद्र, अग्नि और वायु। वे यज्ञ करते थे और उत्तर वैदिक युग में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का महत्व बढ़ गया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आर्य थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, यानी वातावरण से रिलेटेड, जैसे सूर्य की पूजा करते थे, यानी जिसे अग्निदेव बोला जाता है, ठीक है, मतलब जो प्रकाश देते हैं। फिर अग्नि का पूजा किया जाता था, जिसे अग्निदेव कहा जाता है। फिर पवन का यानी वायु का पूजा करते थे, ठीक है, और फिर जमीन यानी धरती माँ को पूजा करते थे। इन सभी चीजों का पूजा करते थे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे उन लोगों का जो महत्व है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश में बढ़ गया। और जो आर्य थे वो यज्ञ भी करते थे, यानी जो देवताओं को पूजा करने के साथ साथ बलि देकर के उन्हें प्रसन्न भी किया करते थे, ठीक है। राजा और उसके पदाधिकारी, राजा को राजन कहते थे, उसके पास व्यापक अधिकार होते थे। वह अन्य पदाधिकारियों की मदद से शासन करता था, जैसे कि सेनानी और पुरोहित। 2 लोकप्रिय संस्थाएं थी, समिति तथा सभा। तो जो राजा थे है ना, उन्हें राजन भी कहा जाता था। वो जो राजा होते थे वो उनके पास काफी व्यापक शक्तियां होती थी, यानी कि पूरा राजतंत्र को किस प्रकार चलाना है, उनके पास वो सारी शक्तियां मौजूद होती थी। और जो राजा था वो
अपना जो काम वर्क वगैरह होता था वो बाकी सारे लोगों से करवाते थे, जैसे सेनानी, ठीक है, पुरोहित, इन लोगों से, ठीक है। और 2 लोकप्रिय संस्थाएं भी थी, समिति और सभा। आर्यों का सामाजिक जीवन, उस समय संयुक्त परिवार हुआ करते थे। आर्य लोग गांवों में रहते थे। कृषि के अलावा कई अन्य व्यवसाय थे, जैसे कि बढ़ईगिरी, बर्तन और खेती के औजार बनाना। ये चावल, गेहूं, फल तथा सब्जियां खाते थे। वे 2 या 3 कपड़े पहनते थे। रथों तथा घोड़ों की दौड़, नृत्य और संगीत उनके मनोरंजन के साधन थे। समाज के 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उन जो आर्य थे उनका सामाजिक जीवन इस प्रकार था कि वहां पे जो आर्य के जो परिवार लोग जब रहते थे, तो उस टाइम पे जो वृद्ध व्यक्ति होता था परिवार का, यानी जो सबसे ज्यादा एज का होता था, वो परिवार का मुखिया होता था, ठीक है। और आर्य लोग गांव में रहते थे और कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था, ठीक है। और मुख्य व्यवसाय कृषि के अलावा वो लोग बढ़ईगिरी, बर्तन बनाना वगैरह भी सारा कुछ करते थे। और कृषि में उन लोगों ने चावल वगैरह का उत्पादन करते थे, यानी चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, ये सब सारी चीजों का उत्पादन करते थे, ठीक है। और जो उस टाइम पे जो आर्य थे वो रथ दौड़, फिर घोड़दौड़, ठीक है, और चौपर वगैरह खेलना, फिर संगीत वगैरह में भी उन लोगों को काफी मनोरंजन के लिए काफी रोचक थे, ठीक है। उस टाइम पे जो समाज था आर्य का, वो 4 वर्गों में विभाजित था। सबसे पहला था ब्राह्मण, यानी जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करवाता था। दूसरा था क्षत्रिय, यानी जैसे किसान, ठीक है, बढ़ईगिरी, फिर क्या बोलते बर्तन बनाने वाला, ये सारे लोग क्षत्रिय कहलाते थे। और तीसरा था हम लोग का वैश्य, ठीक है, उसमें सारे लोग आते थे, जैसे कि सैनिक वगैरह लोग, ठीक है। और लास्ट था शूद्र। शूद्र में जो लोग आते थे वो थे काफी निम्न जाति के लोग, उन्हें माना जाता था शूद्र लोगों को, ठीक है। आर्यों का सामाजिक जीवन के बाद मैंने आप लोगों को समकालीन ताम्रपाषाण युग की बस्तियां, यानी कि ताम्रपाषाण युग कब से स्टार्ट हुआ, फिर वहां पे किस प्रकार बस्ती बसा, ये सब के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। वहां पे इनाम गांव का एक नाम था, इनाम गांव, वो बस्ती बसा था। यहाँ अनेक औजार, मिट्टी के बर्तन, पक्की मिट्टी की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ पे जो है अनेक औजार, मिट्टी के बर्तन, आकृतियां, यानी काफी मूर्तियां प्राप्त हुई है इनाम गांव से, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को केस स्टडी में लौह युग के बारे में बताया था, ठीक है। तो लौह युग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच है, यानी कि जो लौह युग है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल के बीच, मतलब इस समय काल के बीच के समय को लौह युग कहा जाता है, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच के काल को, ठीक है। महापाषाण संस्कृति, उसके बाद मैंने आप लोगों को महापाषाण संस्कृति के बारे में बताया था। महापाषाण का अर्थ था बड़ा पत्थर, ठीक है। यह संस्कृति भारत में दक्कन और दक्षिण भारत में फली फूली। इस संस्कृति के लोग अपने मृतकों के कब्र के चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे, यानी कि ये जो महापाषाण संस्कृति है इसमें जो लोग थे, ठीक है, वो कब्र यानी जो शव था उसको दफनाने के लिए कब्र में चारों ओर से पत्थरों का, बड़े बड़े पत्थरों का यूज करते थे कब्र को दफनाने के लिए, ठीक है। इसमें पूरा डिटेल में आप लोगों को बता चुकी हूँ। आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जिसके पास बुक्स नहीं है ना, उसको जरूरत भी नहीं है बुक्स का, मेरे नोट्स को ही आप पढ़ करके अच्छे तरीका से पढ़ करके आप लोग पूरा प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक, सारा कुछ मैंने आप लोगों को यूट्यूब का लिंक में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस चैप्टर का सारे प्रश्न उत्तर वगैरह चाहिए तो मेरे यूट्यूब लिंक पे जाकर के मिल सकता है आपको, ठीक है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए।
अगर किसी के पास बुक्स वगैरह भी नहीं है ना, तब भी मेरे नोट्स को पढ़ करके और आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको इस चैप्टर का सारा प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक, सारा कुछ मेरे यूट्यूब में मिल जाएगा अनिमा क्लासेस में, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 हिस्ट्री पार्ट 4 वैदिक संस्कृति और ताम्रपाषाण युग की बस्तियां के सारे प्रश्नों उत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच इन द फॉलोइंग, सारा कुछ करवाऊंगी, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स या फिर क्लास लेक्चर चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करती हूँ। पहला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क, मछली मारना, ख, वस्तुओं का आयात निर्यात, ग, कृषि और पशुपालन, या घ, कशीदाकारी। इसका सही जवाब होगा ग, कृषि और पशुपालन। दूसरा प्रश्न है, इनाम गांव में की गई खुदाई से कितने मकान मिले हैं? पहला मतलब क लगभग 124, ख लगभग 140, ग लगभग 440, या घ लगभग 1400। इसका सही जवाब होगा ख लगभग 140। तीसरा प्रश्न है, महापाषाण संस्कृति के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? क पूर्वी भारत में, ख पश्चिमी भारत में, ग दक्कन और दक्षिण भारत में, या घ पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में। तो इसका सही उत्तर होगा ग दक्षिण और दक्षिण भारत में। दूसरा है, सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों को भरिए। पहला प्रश्न है, आरंभ में आर्य देश में रहे? क सप्त सिंधु प्रदेश में, ख पूर्वी प्रदेश में। सही जवाब होगा क सप्त सिंधु प्रदेश में। दूसरा प्रश्न है, आर्यावर्त शब्द का अर्थ है डेस? क उड़ीसा वासियों की भूमि, ख आर्यों की भूमि, ग संतों की भूमि। इसका सही जवाब होगा ख आर्यों की भूमि। तीसरा प्रश्न है, वेदों में सबसे पहले या प्रधान ऋग्वेद की रचना लगभग डेस पहले की गई? क 1000 वर्ष पहले, ख 2000 वर्ष, या ग 3000 वर्ष, 500 वर्ष। इसका सही जवाब होगा ग 3500 वर्ष। चौथा प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है डेस? क कथा, ख ज्ञान, ग कविता। तो उत्तर होगा ख ज्ञान। पांचवा प्रश्न है, आर्य स्वयं को अनार्य लोगों से भी भिन्न समझते थे और उन्हें डेस कहते थे? क शूद्र, ख दास या दस्यु, ग वामन। तो सही होगा ख दास या दस्यु। छठा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति देश थी जबकि आरंभिक आर्यों की संस्कृति का विकास गांवों में हुआ? क नगरीय, ख महानगरीय, ग पशुचारण। तो इसका सही जवाब होगा क नगरीय, ठीक है। इसके बाद तीसरा है, मैच इन द फ्लोइंग है, ठीक है, मिलान करना है। पहला है इंद्र, इंद्र का होगा तूफान, वर्षा और जल के देवता। दूसरा है अग्निदेव, अग्निदेव का होगा यज्ञ की आग के रूप में प्रकट होते थे। ग है सभा, सभा का होगा प्रतिष्ठित, संपन्न और विद्वान लोगों की संस्था। समिति, समिति का होगा गांवों और नगरों के प्रमुख की संस्था। ग्रामिणी, ग्राम प्रमुख। राम और कृष्ण, वीर गाथा काल के इष्ट देव, ठीक है। चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। इसको हम लोग को शॉर्ट में आंसर देना है, ठीक। पहला प्रश्न है, 4 वेदों के नाम बताइए। उत्तर है, 4 वेदों के नाम हैं, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। प्रश्न दूसरा है, किन्हीं 2 देवी देवताओं के नाम बताइए जिनकी ऋग्वेदिक आर्यों द्वारा पूजा की जाती थी। उत्तर होगा, 2 देवी देवताओं के नाम हैं जिनकी पूजा ऋग्वेदिक आर्यों द्वारा की जाती थी।
पहला सूर्य, दूसरा अग्नि। प्रश्न तीसरा है हम लोग का, दो प्रमुख महाकाव्यों के नाम बताइए, ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? उत्तर, दो प्रमुख महाकाव्यों के नाम हैं रामायण और महाभारत। ये इतने महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि महाकाव्यों से विभिन्न आर्यों, साम्राज्यों, उनकी सेवाओं और उनके द्वारा युद्ध के दौरान प्रयोग किए गए हथियारों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न 4 है, उन 4 सामाजिक वर्गों के नाम बताइए जिनमें आर्यों का समाज विभाजित था। उत्तर होगा, आर्यों का समाज इन 4 सामाजिक वर्गों में विभाजित था। पहला, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोग ब्राह्मण, कहलाते थे। दूसरा, राजा और उनके सैनिक क्षत्रिय कहलाते थे। तीसरा, व्यापार या शिल्प में लगे हुए सामान्य लोग वैश्य थे। या चौथा, सेवा कार्य करने वाले लोग शूद्र कहलाए। पांचवा प्रश्न है, वैदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी? उत्तर होगा, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता था। वे सभी धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित होती थी। महिलाओं को अच्छी शिक्षा दी जाती थी। आर्यों में बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा नहीं थी। महिलाएं साड़ी तथा कुछ आभूषण जैसे कान की बालियां, गले के हार तथा कंगन पहनती थी। छठा प्रश्न है, शुरू में आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? उत्तर होगा, शुरू में आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन रथ दौड़ तथा घुड़दौड़ के अलावा आर्यों को चौपर खेलने और नृत्य तथा संगीत का शौक था। वे ढोल, वीणा तथा बांसुरी जैसे खाद्य यंत्रों का प्रयोग करते थे। प्रश्नोत्तर हो गया है, ठीक है। पांचवा में है हम लोग का, मेरी पहचान करें मैं कौन हूँ। पहला प्रश्न है, मैं वर्षा का जल का देवता हूँ। तो क्या होगा? इंद्र देव। दूसरा प्रश्न है, मैं उत्तर वैदिक काल का एक महाकाव्य हूँ। उत्तर होगा रामायण महाभारत। तीसरा प्रश्न है, मैं ताम्र पाषाण युग की एक बस्ती हूँ जहाँ 140 आयताकार घर पाए गए हैं। उत्तर होगा इनाम गांव। चौथा प्रश्न है, मैं वह भाषा हूँ जिसमें आर्यों के साहित्य की रचना हुई। उत्तर होगा संस्कृत। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को सारा कुछ करवा दी हूँ, प्रश्न उत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, सारा कुछ। आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।